हेलो दोस्तों। आरके लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल, जो कि आपको पता ही है। तो जो सीरीज में लेकर आया था बिजनेस स्टडी की, जो कि हिंदी मीडियम में थी, 11वीं कक्षा वालों के लिए थी और इसमें से बेसिक का सिलेबस कवर कर रहा था। आज इस सीरीज की यह आखिरी वीडियो है। इसके बाद यह सीरीज समाप्त हो जाएगी। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.4, जो कि सिलेबस का आखिरी एक्सरसाइज है, वो करेंगे। इससे पहले की जो भी चैप्टर्स है 10.3 तक के, वो सभी अपलोडेड हैं। उनके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप उनको देख सकते हैं। नोट्स के लिए, पीडीएफ्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देर के एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.4 में हम विश्व व्यापार संगठन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या विश्व व्यापार संगठन आखिर होता क्या है, क्या इसकी भूमिका है। ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन का अभिप्राय विश्व मान्यता प्राप्त एक व्यापार संगठन से है। विश्व व्यापार संगठन का मतलब, विश्व व्यापार संगठन एक विश्व मान्यता प्राप्त व्यापार संगठन है। विश्व WTO एक व्यापार संगठन है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कि पूरी दुनिया मानती है। ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए नई दृष्टि व अग्रिम शक्तियां लिए हुए हैं। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए नई नई चीजें बताती है उसको, कि कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, क्या करने से कितना फायदा होगा, और उनको उनके ऊपर निगरानी करती है, नियंत्रण करती है, उनका संचालन भी करती है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, विश्व व्यापार संगठन है। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन विश्व मान्यता प्राप्त एक व्यापार संगठन है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए नई नई तकनीकों का यूज करती है, उनका नियंत्रण करती है, उनके ऊपर क्या करती है, निगरानी करती है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विस्तार हो सके, विस्तारित हो सके, इसको बढ़ाया जा सके। ठीक है। क्या है इसकी विशेषताएं? इसे गेट के स्थान पर बनाया गया है। WTO से पहले गेट आता था, इसके अंतर्गत सारी हमारी क्या होती थी, व्यापार की जाती थी। गेट को हटाकर WTO की क्या हुई, स्थापना हुई। ठीक है। तो WTO की स्थापना कब हुई, यह भी याद रखना बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 को क्या हुई, WTO की स्थापना हुई। याद रख लेना, 1 नंबर के क्वेश्चन है ये। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। ठीक है। तो क्या इसकी विशेषताएं पढ़ रहे थे हम। यह स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है। पहला, यह गेट के स्थान पर आया। दूसरा, यह स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है। तीसरा, यह टैरिफ और गैर टैरिफ जैसी बाधाओं को खत्म करता है। यह बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देता है। बहुपक्षीय व्यापार का मतलब अनेक देश जब मिलकर आपस में व्यापार करें, वही बहुपक्षीय व्यापार कहलाता है। टैरिफ और गैर टैरिफ क्या है बता देता हूँ यहीं पर, ताकि आगे चल के कोई भी समस्या ना हो। तो जो टैरिफ होता है, जो हमारा टैरिफ होता है, वो आयात कर होता है। क्या होता है, आयात कर होता है। और जो हमारा गैर टैरिफ होता है, वो हमारे क्या होते हैं, आयात लाइसेंस होते हैं। आयात लाइसेंस, जो हमारे गैर टैरिफ होते हैं वो हमारे आयात लाइसेंस होते हैं। कोटा होता है। ठीक है। आयात लाइसेंस, आयात कोटा। ठीक है। इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, हम गैर टैरिफ कहते हैं। ठीक है। टैरिफ मतलब कि इंपोर्ट टैक्स, आयात कर। गैर टैरिफ मतलब आयात लाइसेंस, आयात कोटा। तो इन सारी चीज़ों को हम टैरिफ और गैर टैरिफ कहते हैं। ठीक है। तो अब आगे कंफ्यूज मत होना जब मैं टैरिफ और गैर टैरिफ कहूँ। टैरिफ का मतलब आयात कर, गैर टैरिफ का मतलब आयात लाइसेंस, आयात कोटा। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये विशेषताएं इसकी पढ़ ली, तो अब आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं क्या है इसके उद्देश्य। इसका प्रथम उद्देश्य नए विश्व व्यापार समझौते को लागू करना। जो भी नया व्यापार विश्व मतलब कि जो भी नया विश्व व्यापार जो भी समझौते होते हैं उनको लागू करना। ठीक है। जो भी नए नए समझौते आते हैं उनको लागू करना किसका काम है, WTO का काम है। बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा देश मिलकर आपस में व्यापार करें। विश्व व्यापार प्रणाली की सभी रुकावटों को दूर करना। अगर व्यापार में कोई भी बीच में रुकावट समस्या आती है तो उसको दूर करना।
उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिए सभी देशों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, मतलब कि उपभोक्ता को लाभ हो इस वजह से, इसके लिए, इसके कारण अन्य देशों में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन को बढ़ावा देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा के कारण प्रोडक्ट की कीमत कम हो, जिससे कि उपभोक्ता को लाभ हो ज़्यादा। ओके। विश्व में रोजगार के स्तर को बढ़ाना, अति गरीब राष्ट्र के विकास के लिए विशेष प्रयास करना, जो ज़्यादा गरीब देश हैं उनके लिए ज़्यादा प्रयास करना ताकि वो एक विकसित देश बन सके। तो ये इसके उद्देश्य थे। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है इसके कार्य। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में टैरिफ और गैर टैरिफ रुकावटों को कम करने के लिए नियम बनाना। टैरिफ, गैर टैरिफ पीछे बता चुका हूँ। टैरिफ का मतलब आयात कर, और गैर टैरिफ का मतलब आयात लाइसेंस, आयात कोटा। ठीक है। तो इन सभी के लिए नियम बनाना। विश्व व्यापार संगठन के समझौते को पूरा करने के लिए इन्हें लागू करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रशासन करना। जो भी समझौते हुए हैं उनको लागू करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रशासन करना, मतलब कि उसके ऊपर निगरानी रखना, नियंत्रण करना, संचालन करना, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है। विश्व व्यापार नीति निर्माण में समन्वय लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक को सहयोग करना। जो भी नीति निर्माण के लिए समन्वय की जरूरत पड़ती है उसके लिए क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को सहयोग करता है, ताकि इनसे कोऑर्डिनेशन बना रहे, ताकि नीति निर्माण में कोई भी समस्या ना आए। ओके। अगला है विवाद निपटारा समिति की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी झगड़ों का निपटारा करना। व्यापार संबंधी जितने भी झगड़े, समस्याएं आती हैं उन सब के लिए इसने एक विवाद निपटारा समिति बना रखी है। इसकी सहायता से वो इन सभी का समाधान करती है, इनका सॉल्यूशन निकालती है। व्यापार उदारीकरण के लिए कार्य करना। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि नौकरी के पीछे मत भागो, अपना खुद का व्यवसाय चालू करो। ये 12th क्लास में जाकर एक पूरी एक्सरसाइज है, वहां पर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो इसके लिए भी यह कार्य करती है। ये WTO के क्या थे, कार्य थे। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है इनकी भूमिकाएं। WTO की भूमिकाएं, सबसे पहले इसकी कृषि क्षेत्र में क्या भूमिका है। कृषि व्यापार में घरेलू अनुदानों में कटौती करना। विश्व व्यापार संगठन में कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले अनुदानों को कम करने के लिए सदस्य देशों से अपील की। मतलब कि WTO ने देशों से की सरकारों से अपील की, बात की और कहा कि जो कृषि क्षेत्र के लिए अनुदान दिए जा रहे हैं उनको कम कर दिया जाए। ठीक है। अगला है निर्यात अनुदानों में कमी। कुछ देशों में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निर्यात अनुदान दिए जा रहे हैं। WTO समझौते के अनुसार इन निर्यात अनुदानों को धीरे धीरे कम करना है। मतलब कि WTO ने पहले तो क्या करा कि जो व्यापार के लिए, मतलब कि कृषि के लिए, कृषि क्षेत्र को जो अनुदान दिया जा रहा था उसको कम करवाया। फिर इसने कृषि क्षेत्र में जो निर्यात किए जा रहे हैं, उत्पादों के निर्यात के ऊपर भी जो अनुदान दिया जाता था उसको भी कम करवा दिया। ओके। अगला, बाजार पहुंच में सुधार करा। मतलब कि आसानी से बाजार में पहुंचा जा सके उसके लिए इसने सुधार किया। इसके लिए टैरिफ में कटौती, गैर टैरिफ बाधाओं को समाप्त करना। टैरिफ में कटौती मतलब कि जो भी आयात कर था उसको इसने कम करा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाजार में पहुंच सके, और जो गैर टैरिफ बाधाएं थी, लाइसेंस और कोटा, इन सब के लिए उसने क्या करा, काम करा, जिससे कि हर व्यक्ति को लाइसेंस इजीली मिल जाए, कोटा इजीली मिल जाए और वो भी आसानी से बाजार तक पहुंच सके। तो ये एग्रीकल्चर में इसकी भूमिका है, किसकी, WTO की। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कपड़ा क्षेत्र व्यापार में क्या थी भूमिका। MFA को हटाना, बहु फाइबर व्यवस्था। ठीक है। WTO समझौते के कपड़े के आयात पर परिणात्मक प्रतिबंधों को लगाए जाने की प्रणाली यानी कि MFA को समाप्त कर दिया गया। WTO से पहले क्या था कि MFA क्या कर रखा था, MFA ने कि यह आयात के ऊपर इसने क्या लगा रखा था, प्रतिबंध लगा रखे थे। इसने आयात के ऊपर प्रतिबंध लगा रखे थे MFA ने। तो WTO ने क्या करा कि MFA को हटा दिया, आयात के ऊपर जो भी प्रतिबंध लगा रखे थे उनको हटा दिए गए। ठीक है। कपड़े के व्यापार पर आयात करों में कटौती। कपड़ा उत्पादन के आयात पर लगे टैरिफ को कम कर दे गया। आयात पर लगे टैरिफ मतलब कि टैक्स, आयात कर को यहाँ पर कम कर दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयात कर सकें। सुरक्षात्मक उपाय, विकासशील देशों के हित की सुरक्षा के लिए WTO समझौते में सुरक्षात्मक प्रावधान बनाए गए हैं। उनके अंतर्गत विकासशील देश कपड़े के आयात पर अधिकतम 3 वर्षों तक गैर टैरिफ प्रतिबंध लगा सकता है। मतलब कि विकासशील देशों को सुरक्षित रखने के लिए WTO ने समझौता बना रखा है, जिसके अंतर्गत जो विकासशील देश हैं वो कपड़ों के आयात पर
ज़्यादा से ज़्यादा 3 सालों तक गैर टैरिफ प्रतिबंध लगा सकते हैं। गैर टैरिफ का मतलब क्या बताया था मैंने? लाइसेंस, लाइसेंस, आयात कोटा। अगर कोई देश चाहे कि वह आयात नहीं करना चाहता या किसी देश के आयात पर वो बंद करना चाहता है, विकासशील देश, तो वो उनके गैर टैरिफ मतलब कि इम्पोर्ट लाइसेंस और इम्पोर्ट कोटा को ऊपर क्या कर सकता है? बैन कर सकता है, लेकिन 3 साल के लिए। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने कपड़ा क्षेत्र देख लिया। अब देख लेते हैं व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा के अधिकार, ट्रिप्स। ठीक है, ट्रिप्स पेटेंट की व्यवस्था करती है। जो ट्रिप्स है वो पेटेंट की व्यवस्था करती है। पेटेंट क्या होता है? मतलब कि पेटेंट मतलब कि जो भी तुम व्यापार कर रहे हो उसका कुछ नाम होगा, वो नाम अगर तुमने पेटेंट करा लिया तो वो नाम तुम्हारे अलावा दुनिया में कोई भी यूज नहीं कर सकता, उसको पेटेंट कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत पेटेंट का स्वामी निश्चित अवधि के लिए पेटेंट को अपने नाम पर पंजीकृत करवा लेता है। जो भी व्यक्ति इस पेटेंट को प्रयोग करना चाहे उसे पेटेंट के स्वामी को रॉयल्टी का भुगतान करना पड़ता है। मतलब कि जैसे कि मेरा ये चैनल है आर के लंच पॉइंट, इसको अगर मैं पेटेंट करवा लूँ तो यह मेरा हो गया, मेरे अलावा ये कोई पूरी दुनिया में कोई यूज़ नहीं कर सकता। अगर कोई यूज़ करना चाहे तो वो मेरे से परमिशन लेगा कि क्या मैं आपके नाम का यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो बोल सकता हूँ हाँ, बदले में मेरे को इतने पैसे दो और इतने दिन के लिए मेरा नाम यूज़ कर सकते हो। तो पेटेंट करवा लेने का मतलब है कि अपने नाम करवा लेना। ठीक है, अगला है व्यापार से संबंधित निवेश उपाय, ट्रिम्स। डब्ल्यूटीओ में ट्रिम्स के प्रावधान विदेशी निवेशकों को विश्व में किसी भी आर्थिक क्रिया में निवेश करने के अवसर देते हैं। ट्रिम्स क्या करता है कि निवेश करने के अवसर देता है। ठीक है, विश्व में अगर कोई भी आर्थिक क्रिया हो रही है तो उसमें निवेश करने का अवसर कौन देता है? ट्रिम्स देता है। समझौता यह आश्वासन देता है कि सभी इकाइयां चाहे देशी हों या विदेशी के साथ बिना भेदभाव के व्यवहार किया जाएगा। जो ट्रिम्स है वो ये कहता है कि अगर दुनिया में कुछ भी हो रहा है, कोई भी आर्थिक क्रिया हो रही है, तो उसमें वह सबको इनवाइट करता है कि आओ इसमें आकर क्या करो, तुम भी भाग भाग लो। और जो भी देश हो चाहे विदेश हो, देशी हो या विदेशी हो, किसी में भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा, मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा। ओके, तो ये बोलता है ट्रिम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता, गेट्स। डब्ल्यूटीओ के सेवाओं के व्यापार के समझौते के बाद विदेशी सेवाओं और घरेलू सेवाओं के बीच कोई भी अंतर नहीं किया जाएगा। गेट्स यह बताता है कि विदेशी सेवा और घरेलू सेवा के बीच कोई भी अंतर, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई भी देश विदेशी सेवाओं के अंतर प्रवाह पर रोक नहीं लगाएगा। कोई भी देश किसी भी विदेशी सेवा के अंतर प्रवाह पर रोक नहीं लगाएगा। मतलब कोई भी जो देश है अगर उसके यहाँ विदेशी कोई सेवा आती है तो वो उसको रोकेगा नहीं। ठीक है, इससे विकासशील देशों में अधिक विदेशी सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। ठीक है, और विकासशील देशों को क्या होगा कि विदेशी सेवाओं के उच्च तकनीकी का ज्ञान हो जाएगा। मतलब ये क्या तकनीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। अगर अमेरिका की कार यहाँ आ जाए इंडिया में तो हमें कार आने से क्या पता लग जाएगा कि इस कार को कैसे मैन्युफैक्चर किया गया, इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। तो हम फिर अमेरिका की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वैसी कार अपना खुद की भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बोलता है गेट्स। अगला है विवाद निपटारा। डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटारा कार्यविधि तीव्र है और यह सदस्य देशों पर अनिवार्य रूप से लागू होती है। जितने भी डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं उन सभी को ऊपर विवाद निपटारा जो कार्यविधि है वह लागू होती है। और जो डब्ल्यूटीओ का कार्यविधि है, विवाद निपटारा विधि, है बहुत ही तेज है। विवादों पर निपटारा बिना अधिक विलंब के हो जाता है। मतलब कि विवादों को निपटाने में यह ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। इसके द्वारा लिए गए निर्णय सभी देशों को मानने पड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विवादों का निपटारा करने के लिए डब्ल्यूटीओ में विवाद निवारण समिति गठित की गई है। मतलब कि विवादों को निपटारा करने के लिए, विवादों को सुलझाने के लिए विवाद निवारण समिति बनाई गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने देख लिए, किसके देखे? डब्ल्यूटीओ की भूमिकाएं देखी। ये सारी जो भी हमने पीछे पढ़ी ये सारी डब्ल्यूटीओ की भूमिका थी। ओके, अब आगे पढ़ेंगे हम विश्व व्यापार संगठन तथा भारत। विश्व व्यापार संगठन और भारत के बीच क्या क्या चीजें होती हैं। भारत डब्ल्यूटीओ के संस्थापक सदस्यों में से है। मतलब कि भारत ने भी डब्ल्यूटीओ को क्या करा है? समर्थन किया है। ओके,
भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार उन देशों से होता है जो WTO के सदस्य हैं। भारत में इस विषय पर काफी विवाद रहा कि भारत को WTO का सदस्य बनने रहने से लाभ होगा या हानि उठानी पड़ेगी। पहले बहुत विवाद बना बीच में कि WTO का सदस्य बन जाने से भारत को लाभ होगा भी या नहीं होगा या हानि उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि WTO से भारत को क्या क्या हानियां हुई। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र को हानि हुई, जो कि मैंने पीछे बताया। WTO से भारतीय कृषि क्षेत्र को होने वाले नुकसान, सब्सिडी में कमी हो गई, मतलब कि पीछे जो सरकार द्वारा दी जाती थी सब्सिडी, उनको WTO ने क्या करा, कम करवा दिया। ठीक है, खदानों का आयात, विकासशील देशों के खदानों के आयात द्वारा घरेलू किसानों के खदानों को हानि, प्रतिस्पर्धा न कर पाने के कारण। ठीक है, अब जो खदान होते हैं, विदेशी खदान इंडिया में आने लग गए, तो उससे क्या हुआ कि जो इंडिया की घरेलू किसानों की खदान थी वो उनकी प्रतिस्पर्धा, उनका सामना ना कर पाई, और जिनकी वजह से घरेलू किसानों को क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, तो ये कृषि क्षेत्र को हानि हुई WTO से। अगला, घरेलू उद्योगों को हानि हुई। कैसे हुई? WTO के अनुसार भारत विदेशी निवेश पर कोई नियंत्रण नहीं लगा सकेगा। WTO का सदस्य बन जाने के बाद अब भारत, अगर कोई बाहर का देश आता है इंडिया में अपना व्यवसाय लेकर निवेश करने, तो भारत उसको मना नहीं कर सकेगा। इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपने उद्योग स्थापित करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे। मतलब कि कोई भी अब भारत में आके अपनी कंपनी लगा सकता है, उद्योग स्थापित कर सकता है। इसका प्रभाव घरेलू उद्योगों पर पड़ेगा, परंतु क्या होगा, इसका प्रभाव अगर कोई बाहर का व्यक्ति आके हमारे साथ बिजनेस करने लग जाए, तो उससे क्या होगा, जो पहले से हमारे घरेलू उद्योग हैं उन पर तो प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि घरेलू उद्योग अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, जो बाहर का देश जो अपना व्यवसाय लेके आ रहा है हमारे देश में, उनकी टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा अच्छी है, उनके प्रोडक्ट्स हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, सस्ते हैं, तो इसका प्रभाव घरेलू उद्योगों पर पड़ेगा। लोग ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदेंगे उनके, ना कि घरेलू के। ठीक है, तो इससे घरेलू उद्योगों को हानि होगी। कीमतों पर प्रभाव, यदि सामान्य दिनचर्या की वस्तुओं का पेटेंट हो जाता है, तब भारत जैसी विकासशील देशों को इन वस्तुओं के प्रयोग पर पेटेंट धारकों को रॉयल्टी का भुगतान करना होगा। इससे कीमतों में वृद्धि होगी। मतलब कि भारत में जो कंपनी आई, उसने भारत में आके भारत की वस्तु को ही क्या कर लिया, पेटेंट करा लिया अपने नाम से। तो अब उस चीज़ को हमें यूज़ करने के लिए उसका भुगतान करना पड़ेगा। मतलब कि बाहर की कोई देश आई, हमारे देश में आके हमारे ही सामान को उसने अपने नाम करवा लिया, और फिर हमारे देश में हमारी वस्तु को हमें खुद को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कीमतों पर प्रभाव पड़ता है, कीमतें बढ़ जाती हैं। अगला है सेवा क्षेत्र को हानि। WTO के अंतर्गत यह आशंका व्यक्त की गई कि इससे हमारे सेवा क्षेत्र को हानि होगी, क्योंकि हमारे सेवा क्षेत्र बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सेवाओं से प्रतियोगिता नहीं कर सकेंगी। जैसे घरेलू क्षेत्र को हानि हुई, वैसी ही सेवा क्षेत्र को भी हानि होगी। क्यों? क्योंकि जो बाहर का देश आएगा उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी। इंडिया में 4G चल रहा, हो सकता है जो बाहर का देश है वो 5G लेकर आ जाए, तो 4G को फिर पूछेगा कौन, तो इंडिया का तो लॉस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ही क्या होता है, सेवाओं को भी हानि होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम विश्व व्यापार संगठन से भारत को लाभ। अभी हमने WTO से भारत को होने वाली हानियां देखी, अब देखेंगे कि भारत को क्या क्या लाभ हो रहा है इससे। विदेशी व्यापार में वृद्धि, WTO से भारत के विदेशी व्यापार को बहुत बढ़ावा मिला। WTO का सदस्य होने से भारत के WTO के 152 अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध बन गए। इससे भारत के लिए नई बाजार खुले। अब भारत का वस्तुओं और सेवाओं दोनों का विदेशी व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहला फायदा यह हुआ कि विदेशी व्यापार में वृद्धि हो गई। विदेशी व्यापार बढ़ गया WTO में जाने से। क्या हुआ कि WTO के 152 देश हैं। अब जैसे ही हमने WTO में एंट्री करी, तो वो 152 देशों से हमारी जान पहचान हो गई। तो पहले जहाँ हमारा व्यापार केवल 1-2 देशों से होता था, अब 152 देशों से हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा फायदा हुआ कि हमारा विदेशी व्यापार बढ़ गया। ठीक है, अगला है कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि। विकसित देशों द्वारा कृषि पर दी जा रही सरकारी सहायता में कमी से विश्व की मंडियों में भारतीय खदानों की मांग बढ़ेगी। इससे भारत को कृषि पदार्थों का निर्यात बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा।
फलस्वरूप भारत का कृषि निर्यात काफी प्रोत्साहित होगा। इससे क्या हुआ कि कृषि उत्पादों का जहां पहले आयात हुआ करता था अब निर्यात होने लग गया। ठीक है। अगला, सेवाओं में सुधार। WTO प्रस्ताव के अंतर्गत सेवा क्षेत्र के व्यापार को शामिल कर लेने से भारत जैसे विकासशील देशों को लाभ प्राप्त होगा। इस प्रस्ताव के अनुसार विकसित देश अल्प विकसित राष्ट्र में अनेक व्यापारिक सेवाएं संस्थाएं खोलेंगे, जिससे घरेलू अर्थव्यवस्था में बेहतर सेवाएं उपलब्ध होंगी और दूसरी ओर बेरोजगारों को रोजगार के व्यापक अवसर मिलेंगे। सेवाओं में सुधार कैसे हुआ? मान लेते हैं कि हमारे यहाँ अभी 4G चल रहा है। अब अगर कोई बाहर की कंपनी आती है और इंडिया में लगा देती है अपनी, क्या लगा देती है अपनी, मतलब कि वो कंपनी लगा देती है और वो इंडिया में 4G चल रहा था पहले से, अब जो ये बाहर से कंपनी है ये 5G चला देगी। इससे क्या हुआ? सेवा सुधर गई। 4G चलता था अब 5G चलने लग गया, लेकिन नुकसान भी हुआ। भारत में नुकसान भी हुआ। 4G के जितने भी वो थे यूजर्स थे, अब वो वहाँ चले गए तो 4G की जो कंपनी थी उसका नुकसान हो गया। ठीक है, लेकिन एक तरफ नुकसान हुआ तो दूसरी तरफ फायदा भी हुआ। क्या हुआ? सेवाएं सुधर गई। ठीक है, अब जो कार्य पहले 10 मिनट में होता था वो 2 मिनट में हो रहा है। और दूसरी बात, कंपनी के आने से यहाँ पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो गए। अब वो कंपनी आके यहाँ पे लगाएगी तो कर्मचारी भी तो चाहिए काम करने के लिए, तो इससे रोजगार भी मिलता है। ठीक है। पेटेंट के कारण अनुसंधान को प्रोत्साहन। पेटेंट प्रणाली से अनुसंधानकर्ताओं को प्रोत्साहन मिलेगा। शोध कार्य करने पर यदि कोई शोधकर्ता कोई नया उत्पाद ढूंढता है तो वह इस नए उत्पाद का पेटेंट का पंजीकरण करवा सकता है। पेटेंट पर वह शोधकर्ता रॉयल्टी के रूप में बहुत आय अर्जित कर सकता है। इस तरह पेटेंट प्रणाली शोध कार्य को बढ़ावा देती है। जो पेटेंट है यह शोध कार्य को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई शोध कार्य करता है, जो व्यक्ति शोध कार्य करता है, ठीक है, तो जब भी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर वो शोध कार्य करेगा और बाई चांस उसने शोध कार्य कर दिया और कोई नया प्रोडक्ट बन गया उससे, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, वो तुरंत उसी टाइम वो उस प्रोडक्ट को अपने नाम पर क्या करवा लेगा? पेटेंट करवा लेगा। और पेटेंट करवा लेने का मतलब उस वस्तु का मालिक बन जाना। अब अगर किसी को उस वस्तु को यूज़ करना है तो वो हमसे उधार ले सकता है, मतलब कि उसको यूज़ करने के बदले वो हमें पे करेगा, पैसा देगा। तो इससे क्या होता है? बहुत ज़्यादा ही फायदा होता है, आय मिलती है और यह क्या करता है? शोध कार्यों को बढ़ावा देता है। ओके। और लास्ट है राशिपातन पर प्रतिबंध। यदि कोई देश अपने अतिरिक्त उत्पादन को अन्य देश में बहुत ही कम कीमत पर बेचता है ताकि उस देश के घरेलू उद्योगों को नष्ट किया जा सके, तो ऐसे देश के विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन में शिकायत की जा सकती है। विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटारा समिति ऐसे देश के विरुद्ध कार्यवाही करती है। इस तरह विश्व व्यापार संगठन राशि पतन क्रिया को रोकने में योगदान देता है। अगर कोई देश जानबूझकर अपनी प्रोडक्ट को किसी देश की अर्थव्यवस्था या घरेलू उद्योगों को खत्म करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए कम कीमत पर बेचती है, तो इसके खिलाफ WTO के जो शिकायत समिति है उसको हम क्या कर सकते हैं? शिकायत कर सकते हैं और यह संस्था फिर क्या करेगी? उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी। ओके। जैसे कि चीन है, वो अपने प्रोडक्ट को अन्य देशों में बहुत सस्ते में बेचता है ताकि उनका जो घरेलू उद्योग है वो नष्ट हो जाए, अर्थव्यवस्था खराब हो जाए, वो ज़्यादा विकसित ना हो पाए। ठीक है, तो ऐसे देश के खिलाफ हम शिकायत कर सकते हैं, फिर WTO उनके ऊपर कार्रवाई करता है और उनको अगर ऐसा रियल में पाया जाता है तो उनको पनिशमेंट भी दी जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो चैप्टर 10 था पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। जो सिलेबस था यहाँ पर 11th का BST का जो सिलेबस था बिजनेस स्टडी का, वो पूरा यहाँ पर कवर हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप कोई भी कन्फ्यूज़न इसमें नहीं होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गया तो नीचे कमेंट कर देना, बता देना क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आ गया। ओके। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, पहले ही बोल चुका हूँ और एक बार दोबारा बोलता हूँ। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना या टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आके सीधे ही पूछ लेना। ठीक है, तो आज की इस एक्सरसाइज में आशा करता हूँ कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो तो कमेंट कर देना, टेलीग्राम पे आके पूछ सकते हो। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब क्या देख रहे हो? सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना ताकि नोटिफिकेशन से मिस ना हो। कमेंट करके बताना कुछ समस्या हो तो या कुछ पूछना चाहते हो तो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द
किसी नए टॉपिक के साथ, जैसे कि ऑब्जेक्टिव हो या केस स्टडी हो, इनके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।